पेशवा बाजीराव। ये नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? एक महान योद्धा जिसने अपने साम्राज्य को दूर दूर तक फैलाया, या फिर एक आशिक जिसकी प्रेम कहानी के चर्चे हुए? देखिए, इतिहास और सिनेमा बाजीराव की ये दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे दिखाते हैं। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि असली बाजीराव कौन था। ये सपना था पेशवा बाजीराव बल्लार का, अटक, जो आज पाकिस्तान में है, वहां से लेकर उड़ीसा के कटक तक, मतलब पश्चिम से पूरब तक पूरे भारत पर मराठा साम्राज्य का झंडा लहराने का सपना। ये उनकी सोच का पैमाना था, उनकी एम्बिशन की ऊंचाई थी। इतना बड़ा सपना देखने वाला वो इंसान, पर क्या आज हम उन्हें पर्दे पर इसी रूप में याद करते हैं या किसी और ही तरह से? और यही वो सवाल है जो हमें इस पूरी कहानी की जड़ तक ले जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इतिहास के पन्नों वाले असली बाजीराव से, वो योद्धा जिसका सिर्फ नाम ही सल्तनतों में खौफ पैदा करने के लिए काफी था। जरा सोचिए, सिर्फ 20 साल की उम्र में वो पेशवा बने और 40 की उम्र में वो इस दुनिया से चले भी गए। इन 20 सालों के करियर में उनका जीवन लगभग पूरी तरह से घोड़े की पीठ पर ही बीता। एक लड़ाई के बाद दूसरी लड़ाई, एक जीत के बाद दूसरी जीत। उस वक्त दिल्ली में मुगलों का राज था और बादशाह थे मोहम्मद शाह रंगीला। तो उनके दरबार में कानाफूसी शुरू हुई। अरे भाई, ये बाजीराव है कौन आखिर? दरबारियों ने बादशाह को तसल्ली दी कि अरे कुछ नहीं, छोटा मोटा सरदार है। लेकिन वो बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। जब बाजीराव को पता चला कि दिल्ली में उनकी खिल्ली उड़ाई जा रही है, तो वो सिर्फ और सिर्फ 500 घुड़सवार लेकर दिल्ली की तरफ बढ़ चले। जी हां, आपने सही सुना, पूरी मुगल सल्तनत के खिलाफ सिर्फ 500 लोग। और नतीजा तो और भी हैरान करने वाला था। जैसे ही दिल्ली में खबर पहुंची, बादशाह और उनके बड़े बड़े सेनापति शहर छोड़कर ही भाग खड़े हुए। कमाल की बात यह है कि बाजीराव ने दिल्ली में कदम तक नहीं रखा। वो 3 दिन तक शहर के बाहर कैंप लगाकर बैठे रहे और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वापस लौट आए। ऐसा था बाजीराव का खौफ। कहते हैं मोहम्मद शाह रंगीला ने डर के मारे कहा, भाई मैं तो उस आदमी से मिल नहीं सकता, मुझे डर लगता है। एक काम करो, बस उसकी एक तस्वीर बनवा कर ले आओ। सोचिए, वो शख्स से मिलने से इतना डर रहा था कि सिर्फ उसकी तस्वीर देखना चाहता था। अब जो तस्वीर बनकर आई वो अपने आप में एक कहानी थी। सीन था एक जंग के मैदान का। सूरज ढल रहा है, बाजीराव अपने घोड़े पर बैठे हैं, लेकिन पूरी तरह थके हुए, झुके हुए। इतने थके कि घोड़े की लगाम भी उन्होंने अपने हाथों से नहीं बल्कि अपने पैरों के बीच फंसा रखी है, और वो अपनी हथेली पर रखे कुछ कच्चे दाने खा रहे हैं। मतलब लड़ने से फुर्सत ही नहीं मिली कि ढंग से खाना खा सके। ये तस्वीर देखकर तो बादशाह का डर 100 गुना और बढ़ गया। तो ये थे असली बाजीराव, एक योद्धा जिसकी परछाई से भी दुश्मन कांपते थे। लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। चलिए देखते हैं कि इस खूंखार योद्धा को हमारे सिनेमा ने क्या बना दिया। यहां असली और फिल्मी बाजीराव में जो फर्क है वो जमीन आसमान का है। एक तरफ वो योद्धा जिसका घर ही घोड़े की पीठ थी, जिसका खौफ बादशाहों को था, और दूसरी तरफ फिल्म का हीरो जो नाच रहा है, गा रहा है, इश्क में डूबा है, और सच कहें तो कुछ बड़े ही अजीब से डायलॉग बोल रहा है। फिल्म में एक सीन है जहां 2 इतने बड़े शासक, बाजीराव और निजाम, मिल रहे हैं, और उनकी बातचीत का स्तर देखिए। फलों में एक फल उसे कहते हैं आम, राजाओं में एक ही राजा उसे कहते हैं निजाम। क्या सच में? क्या लगता है 2 दुश्मन राजा मिलकर ऐसी बचकानी शायरी करेंगे? अब इस पर जो हमारे सोर्स का कहना है वो काफी तीखा है। वो कहते हैं कि अगर बाजीराव आज जिंदा होते तो वो फिल्म के डायरेक्टर को उल्टा लटकाकर नीचे आग लगा देते। मतलब इतिहास से इस तरह के खिलवाड़ पर गुस्सा साफ दिखता है। खैर, ये बहस सिर्फ इतिहास की नहीं है, ये बात एक्टिंग की कला पर भी आ जाती है। सोर्स का मानना है कि इस फिल्म में अगर कुछ वाकई दमदार था तो वो थी प्रियंका चोपड़ा की एक्टिंग काशीबाई के रोल में। इसे एक्टिंग का शिखर तक कहा गया है। वहीं दूसरी तरफ रणवीर सिंह के बाजीराव को बस उनकी पिछली फिल्म रामलीला की एक्टिंग का एक रीप्ले जैसा बताया गया। खासकर काशीबाई का वो डायलॉग, आपने हमसे हमारा गुरूर छीन लिया। इस एक लाइन में प्रियंका चोपड़ा ने एक रानी के टूटे हुए स्वाभिमान और दर्द को जिस तरह से पर्दे पर उतारा, उसे वाकई में शानदार माना गया। तो ये सब देखकर एक बड़ा सवाल उठता है, एक एक्टर और उसके कैरेक्टर के बीच का रिश्ता आखिर होता कैसा है, होना कैसा चाहिए? एक बेहतरीन एक्टर की असली निशानी क्या है? क्या वो अपने हर रोल में खुद को दिखाता है या कुछ और?
असली और महान एक्टिंग तो वो होती है जहां एक्टर खुद पर्दे से गायब हो जाए और देखने वालों को सिर्फ और सिर्फ वो किरदार दिखे। जब एक्टर का नाम नहीं बल्कि किरदार का नाम याद रह जाए, तब समझिए कि एक्टिंग सफल हुई। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है इरफान खान। जब हम पान सिंह तोमर देखते हैं तो एक सेकंड के लिए भी इरफान खान याद नहीं आते। हमें लगता है कि हम असली पान सिंह तोमर को ही देख रहे हैं। इसे कहते हैं किरदार में पूरी तरह ढल जाना। जिस तरह एक एक्टर की जिम्मेदारी अपने किरदार के प्रति होती है, ठीक उसी तरह ये हमें जिंदगी में जिम्मेदारी के असली मतलब पर भी सोचने को मजबूर करता है। आजकल एक सोच है कि नौजवानों को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, लेकिन फिल्म हिंदी मीडियम का एक सीन इस पर एक अलग ही नजरिया देता है। जहां बेटी आत्मनिर्भर होना चाहती है तो पिता कहता है कि तुम जिम्मेदार बन रही हो या मुझे गैर जिम्मेदार महसूस करा रही हो। मतलब एक ही चीज के दो अलग अलग पहलू हो सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बाजीराव की कहानी के। और महत्वाकांक्षा की बात करें तो बाजीराव की सोच खर्चे कम करो वाली नहीं थी, बल्कि कमाई बढ़ाओ वाली थी। जैसा शाहरुख खान ने बताया था कि उनकी मां ने सलाह दी थी, खर्चे कम करने की मत सोचो, अपनी कमाई बढ़ाने की सोचो। सोच को छोटा नहीं बड़ा करना शायद यही महान लोगों की निशानी होती। तो आखिर में हम एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। कला का काम क्या है? इतिहास को जस का तस दिखाना और उसका सम्मान करना, या फिर उसे और दिलचस्प बनाने के लिए अपनी मर्जी से दोबारा लिखना? इस पर सोचिएगा जरूर।